सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका। मैं पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। फाइटो हॉर्मोन्स में आज आपको करवाऊंगी ऑक्सिन और जिब्रेलिन का सिग्नलिंग। हालांकि मैंने कहा था एक ही लेक्चर में सब करा दूंगी, बट ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, इसीलिए ये 2 लेक्चर्स में कवर होगा। तो आज ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन का सिग्नलिंग करवाऊंगी। इथाइलिन का मैंने जब इथाइलिन करवाया था पिछले लेक्चर में, उसका बायोसिंथेटिक पाथवे फंक्शंस के साथ ही सिग्नलिंग भी बता दिया था। और आज हम करेंगे ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन का सिग्नलिंग। देखिए, ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे याद रखिएगा, हर एक सिग्नलिंग पाथवे में आपको लिगेंड देखने को मिलेगा, रिसेप्टर होगा, कुछ रिप्रेसर प्रोटीन्स होंगी, कुछ एक्टिवेटर प्रोटीन्स भी होंगी। तो ये कुछ जो टर्म्स हैं वो आप सारे पाथवेज में कॉमन पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन मतलब डेफिनेटली लीगेंड अलग अलग रहेगा, लेकिन जो टर्म्स हैं आपको सब पाथवे में सुनने को मिलेगी। रिसेप्टर्स जो है वो कैसा हो सकता है, वो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे के साथ। ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे में जैसा हमें समझ आ रहा है, जो लिगेंड है वो होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का जो रिसेप्टर होगा वो होगा TIR1, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1। याद रखेंगे TIR1 का फुल फॉर्म क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1। और इसी को बहुत बार आप पढ़ेंगे, बहुत जगह पे SCF TIR1 AFB भी लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ भी ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे पढ़ना है, जो जो यहाँ पे अभी मैं पढ़ाऊंगी वो आप ध्यान से याद रखेंगे, ताकि जब हम पाथवे पढ़ें तो आपको बेहतर तरीके से समझ आए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो रिसेप्टर हो गया TIR1, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1, और इसी को SCF TIR1 और AFB भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन ध्यान रखिए कि TIR1 जो है वो एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, मतलब एक सॉल्युबल रिसेप्टर है, और ये एक्ट करता है एक SCF के कंपोनेंट की तरह, और जिसमें होगी E3 यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी। ध्यान से अब एक एक बात सुनिएगा। ठीक है, TIR1 जो है वो अपने आप में किसका कंपोनेंट है, वो एक F बॉक्स प्रोटीन है। ठीक है, TIR1 एक F बॉक्स प्रोटीन है। SCF में SCF पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जिसमें TIR1 जो है एक F बॉक्स प्रोटीन है। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे? SCF स्टैंड्स फॉर, S का मतलब है SKP1। ठीक है, और C का मतलब है क्यूलिन। ठीक, SKP नहीं, SPK1। C का मतलब है क्यूलिन, F का मतलब है F बॉक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ के? S का मतलब SKP, बार बार गलत है, SPK1, C से क्यूलिन, F से F बॉक्स प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स पूरा। तो TIR1 जो है वो एक F बॉक्स प्रोटीन है, और F बॉक्स प्रोटीन जो है ये किसके अंदर है, फिर SCF के अंदर। तो TIR1 अपने आप में एक F बॉक्स प्रोटीन का कंपोनेंट है, और F बॉक्स प्रोटीन खुद एक हिस्सा है SCF कॉम्प्लेक्स का। तो इसीलिए बहुत बार आपको TIR1 डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा SCF TIR1 AFB। ओके, है वो TIR1 ही है। आप चाहे TIR1 लिख सकते हैं, आप चाहे SCF TIR1 AFB कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। अब ये जो F बॉक्स प्रोटीन्स होती हैं, ये इनमें यूबिक्विटिनेशन का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, F बॉक्स प्रोटीन्स में यूबिक्विटिनेशन का प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये किसी भी क्या कर सकती हैं, दूसरी प्रोटीन को या क्या करेंगी, यूबिक्विटिन कर लेंगी, और फिर उनको टारगेट करेंगी कहाँ पे, प्रोटियोजोम के लिए, ताकि उनका डिग्रेडेशन हो। तो मतलब ये TIR1 जो है ये एक रिसेप्टर भी है, उसके साथ ही इसमें E3 यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी भी है। ये किसी प्रोटीन का यूबिक्विटिनेशन करके उसको टारगेट कर सकता है डिग्रेडोसोम के लिए, मतलब प्रोटियोसोम के लिए। ओके, क्लियर है? चलिए, इतना आप समझ गए। ठीक है,
यूबिक्विटिन लाइगेज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा E3, बहुत अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी समझ गए TIR1 जो है एक्चुअल में एक F बॉक्स प्रोटीन होता है। अब ऑक्सिन का एक रिसेप्टर तो हमने पढ़ लिया TIR1, दूसरा रिसेप्टर होता है हमारे पास एक और ऑक्सिन का ABP1, ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1। और ये ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1 जो है ये या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। ये ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, अगर आपने सुना है सेल वॉल का एसिडिफिकेशन, मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरह से जो है वो आपका सेल वॉल एसिडिफाई रहता है और प्रोटॉन पंप्स जो हैं वो बाहर जाते हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर जाते हैं। तो उन प्रोटॉन पंप का रेगुलेशन में, उस सेल वॉल की एसिडिफिकेशन में जो ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1 है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ ही देखिए इसका जो ज़्यादा जानकारी है वो हमको नहीं है, तो इसीलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो मेन हम बात करेंगे TIR1 रिसेप्टर के बारे में, लेकिन उसके अलावा एक और रिसेप्टर है, वो है ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1, ठीक है। तो एफ बॉक्स प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि जो TIR1 है वो एक एफ बॉक्स प्रोटीन है, वो एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। तो हम समझ गए हैं कि एफ बॉक्स प्रोटीन्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में होंगी या फिर न्यूक्लियस में होंगी, ठीक है। लेकिन अब देखिए रिसेप्टर है, लिगेंड है, लेकिन इसका रिप्रेशर भी है, इसका दुश्मन भी है, ठीक है। अब दुश्मन कौन है? ऑक्स IAA, ठीक है। इसमें आपको कोई वो फुल फॉर्म नहीं याद करना, ठीक है। रिप्रेशर और इनहिबिटर कौन हो जाएगा? ऑक्स IAA, ओके। यहाँ और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर मिलेगा ARF, ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर, ओके। ट्रांसपिरेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर होगा ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर, जो एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ किसका? जो ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन्स होंगी उनका, ठीक है। लेकिन ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर जो है और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर वो किस पे भी काम करेगा? ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स पे, ठीक है। ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स जो हैं काम करेंगे तो एग्जैक्टली हमको ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन्स का। तो ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट और AURE में आपको क्या देखने को मिलता है? एक कंजर्व्ड सीक्वेंस देखने को मिलता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड जो है TGT-CTC। अगर आप 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ को चलेंगे तो ये होता है CTC-TGT, ओके। तो और ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट में क्या है? कंजर्व्ड सीक्वेंस है TGT-CTC। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए एक बार रिवाइज करिए कि ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे में लिगेंड क्या है? ऑक्सिन। रिसेप्टर क्या है? TIR1, जिसको हम SCF TIR1 AFB भी लिख सकते हैं। रिप्रेशर क्या है? ऑक्स IAA। एक्टिवेटर, जो एक्टिवेटर है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है, वो कौन सा है? ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर। और हमारे पास ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट भी हैं जिन पे ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर काम करेंगे, तभी जो है वो ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन्स का एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलेगा। अदर देन TIR1 हमारे पास एक और रिसेप्टर होता है, किसके लिए? ऑक्सिन के लिए, वो है ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। और ऑक्सिन का रिसेप्टर कैसा है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, जो एक एफ बॉक्स प्रोटीन है। और एफ बॉक्स प्रोटीन खुद में एक SCF कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट होता है, SPK1 क्यूलिन एफ बॉक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो चलिए अब बात करेंगे हम क्या होता है ऑक्सिन की एब्सेंस में और क्या होगा ऑक्सिन की प्रेजेंस में, ओके। ये सेल के अंदर का बात है, आप न्यूक्लियस के अंदर का बात ले लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों अब केसेस आपको देखने हैं। चलिए ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सिन। अब इसमें आपने हर एक जो कंपोनेंट है, मतलब जो भी आप रेगुलेटर्स हैं पूरे, वो बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। तो ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन्स हैं और ये है ऑक्स RA, ठीक है। तो ये क्या है आपका? बताइए। ARF, बताइए क्या है ये? ठीक है, ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर है, ठीक है, जो क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है। सब बता दिया है अभी मैंने, ठीक। अब देखिए
ऑक्सिन की एब्सेंस में जो हमारा रिप्रेशर है ऑक्स आई वो एआरएफ के साथ मिल के रहता है, हेटेरोडाइमर फॉर्म्ड हुआ रहता है। मतलब एक तरह से ऑक्स आई एआरएफ है ना, क्या किस में रहता है, हेटेरोडाइमर में ही रहता है। फिर देखिए एआरएफ काम नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि रिप्रेशर जुड़ा हुआ है। अब एआरएफ काम नहीं कर पाएगा तो ऑक्स आरी एलिमेंट्स काम नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन्स जो हैं वो भी अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगी और हमें कोई भी ट्रांसक्रिप्शन इनका नहीं मिलेगा। कोई भी हमें जो ऑक्सिन के सिग्नलिंग पाथवे से काम होने वाले थे वो काम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। समझ के इतनी सी बात थी कि ऑक्सिन का रिप्रेशर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर के साथ बाइंड कर जाएगा, वो इनएक्टिवेटेड है तो ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट इनएक्टिवेटेड है। एज अ रिजल्ट ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन्स भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगी। अब यहां आ गया हमारे पास ऑक्सिन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन क्या होगा? यहाँ पहले नॉर्मल है, चलिए वैसे ही ये इनहिबिट कर रहा है एआरएफ को। अब देखिए अब यहाँ पे एंट्री होती है ऑक्सिन की और ये है ऑक्सिन का रिसेप्टर, ठीक है, जिसको हम TIR1 भी कहते हैं या SCF TIR1AFB भी कहते हैं। अब ऑक्सिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता हुआ आया। अब ऑक्सिन जो है वो रिप्रेशर को पहचान पाता है और जो रिसेप्टर है जैसा कि हमने पढ़ा था इसके पास E3 यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो अब ऑक्सिन ने रिप्रेशर को पहचाना और यहां बना आपके पास receptor repressor heterodimer. This is the repressor, this is the receptor, this is the repressor. तो क्या बना? receptor repressor heterodimer बना, ठीक है। फिर आप देखिए उसके बाद क्या होगा। हम जानते हैं कि रिसेप्टर के पास क्या है, रिसेप्टर एक एफ बॉक्स प्रोटीन है, वो एक क्या कर सकता है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, वो रिप्रेशर का यूबिक्विटिनेशन कर देगा। पहले क्यों नहीं किया? रिप्रेशर को पहचानने का काम ऑक्सिन करेगा। ऑक्सिन ने पहचाना, रिसेप्टर ने रिप्रेशर के साथ हेटेरोडाइमर बनाया और यहाँ रिप्रेशर का यूबिक्विटिनेशन किया। अब यूबिक्विटिनेशन हो गया है तो इसको 26S प्रोटियोसोम में डाल के इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ हो गया रिप्रेशर का डिग्रेडेशन, क्योंकि अब रिप्रेशर जो है वो डिग्रेड हो चुका है और आपके पास आपके ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर जो है वो फ्री है। तो रिप्रेशर के जाने के बाद यहाँ एक और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर आएगा जो और अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो करवाएगा। बेहतर ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस डाइमर का बनना ज़रूरी होता है। तो ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर का डाइमर, ठीक है। अब ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट काम करेगा और बदले में ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन्स भी जो हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और जितने भी हमें ऑक्सिन से रिलेटेड फंक्शन देखने को मिलते हैं वो सब हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से काम करता है ऑक्सिन और ये है ऑक्सिन का सिग्नलिंग पाथवे। उम्मीद है आपको ऑक्सिन का सिग्नलिंग पाथवे बिना कोई दिमाग में परेशानी आए बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक एक स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। समरी के तौर पे ही मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं जनरली अब मैंने छोड़ दिया था ये सब बोलना कि शेयर कर दीजिए, लेकिन देख सकते हैं आप कि वीडियोस पे जितना मेहनत से बनाया जा रहा है उतना व्यूज़ नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। उसके साथ देखिए बेनिफिट दोनों तरफ से होता है, लोगों का भी होगा, डेफिनेटली हमारा भी होगा। आई वोंट से कि सिर्फ आपके लिए आप शेयर करें, दैट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारा भी होगा, आपका भी होगा, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया ऑक्सिन का। क्या कंप्लीट हो गया बताइए? यहाँ कंप्लीट हो गया ऑक्सिन का सिग्नलिंग पाथवे, है ना। एक एक कंपोनेंट पूरा अच्छे से क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवे की, ठीक है। जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवे में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं वो हैं डेला प्रोटीन्स। याद रखिएगा ये जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवे है और जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवे में डेफिनेटली लिगेंड का काम जो है वो जिब्रेलिन करेगा, लेकिन डेला प्रोटीन्स हैं रिप्रेशर और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवे में।
डेला प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं। कैसे प्रोटीन्स हैं डेला? न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं। और इनको डेला क्यों कहा जाता है? डेला एग्जैक्टली कहे बोले तो इनमें कंजर्व सीक्वेंस है, एस्पेटिक डी, ग्लूटामेट ई, ल्यूसिन एल, एलेनिन ए। तो इस कंजर्व सीक्वेंस की वजह से इनको कहा जाता है डेला प्रोटीन्स। डेला प्रोटीन्स में दो डोमेन्स होते हैं, डेला डोमेन एंड ग्रास डोमेन। ठीक है, ये हो गया डेला डोमेन। ओके, डेला डोमेन का काम क्या रहेगा? ये एक रिप्रेशर की तरह काम कर रहा होगा। ग्रास डोमेन जो है वो रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, ग्रास डोमेन बाइंड करेगा। जो डेला प्रोटीन्स में दो डोमेन्स हैं, डेला डोमेन और ग्रास डोमेन, रिसेप्टर के साथ जो बाइंड करता है वो होता है ग्रास डोमेन। फाइन। राइस में आपको डेला प्रोटीन जो देखने को मिलेगी वो होगी SLR1। अराबिडोप्सिस में जो डेला प्रोटीन्स होती हैं वो है GAI एंड RGA। ठीक है, तो कई बार वैसे तो इन जनरल डेला प्रोटीन्स आपसे पूछा जाएगा, कई बार SLR1 पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि SLR1 एक डेला प्रोटीन है राइस में। अराबिडोप्सिस में जो डेला प्रोटीन है वो है GAI एंड RGA। अब डेला का टारगेट कौन कौन सा होता है? डेला का टारगेट होता है फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स। ओके, फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स जो हैं वो डेला का टारगेट हैं। और ये फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स एक्चुअल में क्या करते हैं? जिब्रेलिक एसिड की प्रेजेंस में ये इलोंगेशन करवाएंगे। ठीक है, जब क्या होगा? जिब्रेलिक एसिड होगा, डेला प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाएंगी और फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स जो हैं वो क्या कराते हैं? इलोंगेशन करवाएंगे, इलोंगेशन को रेगुलेट करेंगे। याद रखिएगा, इलोंगेशन को रेगुलेट करते हैं फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स, और जिब्रेलिक एसिड के प्रेजेंस में ही ये हो सकता है। अगर जिब्रेलिक एसिड नहीं है, इन केस जिब्रेलिक एसिड नहीं है, तो डेला प्रोटीन्स इन फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स के साथ क्या कर सकती है? या तो ये इन फैक्टर्स को डीएनए पे ही बाइंड नहीं होने देगी। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डीएनए पे ही बाइंड करते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, है ना? तो या तो डेला प्रोटीन इन फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स को बाइंड ही नहीं होने देगा डीएनए पे, या फिर इनको डिग्रेड कर देगा। ठीक है, दूसरा जो डेला के टारगेट हैं वो है प्री फोल्डिंग और मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। ओके, अब आप जानते हैं चैपरॉन्स का काम क्या होता है? चैपरॉन्स का काम होता है प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, प्री फोल्डिंग मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स आपको मेनली बीटा ट्यूबुलिन का फोल्डिंग करते हुए भी दिखेंगे। ठीक है, ये काम करते हैं साइटोसोल में, काम कर सकते हैं, अपना प्रोटीन बनती है साइटोसोल में, वहाँ काम कर सकते हैं, न्यूक्लियस में भी होते हैं। लेकिन डेला प्रोटीन्स जो हैं इनको न्यूक्लियस में ही रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो ये हो गए दो डेला के टारगेट्स, फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स एंड प्री फोल्डिंग और मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। तो मैंने बता दिया कि किस तरह से डेला प्रोटीन्स जो है वो काम करती है, किस तरह से फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स को जिब्रेलिक एसिड के एब्सेंस में जो डेला प्रोटीन्स हैं वो इनके काम को रोक सकता है, और इसी तरह प्री फोल्डिंग मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स के काम को भी रोक सकता है। बात करते हैं रिसेप्टर की, तो रिसेप्टर डेला प्रोटीन्स के लिए है हमारे पास GA insensitive DOF1। ओके, रिसेप्टर फॉर जिब्रेलिन is GID1, GA नहीं GID1, it means gibralic acid is sensitive DOF1। ठीक है, ऑक्सिन के लिए कौन सा पढ़ा? TIR1। ओके, और जिब्रेलिन के लिए GID1। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि जिब्रेलिन का सिग्नलिंग पाथवे किस तरह से रहेगा। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे फिर से हम बात कर रहे हैं कि जब जिब्रेलिन नहीं है, और दूसरा है कि जब जिब्रेलिन है। ओके, तो जब जिब्रेलिन नहीं है तो ऑब्वियसली रिसेप्टर उतना कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, आपका रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर डेला प्रोटीन्स को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन डेला प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनएक्टिवेट कर देंगी। कैसे बताया? डेला प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कैसे इनएक्टिवेट कर सकती हैं? कैसे? या तो वो क्या कर देती हैं, इनको डिग्रेड कर देंगी, या तो फिर वो इनको डीएनए के साथ ही बाइंड नहीं होने देंगी। ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिव जीन्स का भी एक्सप्रेशन जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए
इन द प्रेजेंस ऑफ जिब्रेलिन क्या होता है? जिब्रेलिन की प्रेजेंस में जिब्रेलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, GID1 के साथ बाइंड किया, और जैसा ऑक्सिन SCF एफ में एफ बॉक्स प्रोटीन था, उसी मतलब TIR1 जो था एक एफ बॉक्स प्रोटीन था, उसी तरह से GID1 भी जो है SCF कॉम्प्लेक्स का एक कंपोनेंट है, एफ बॉक्स प्रोटीन है। तो ये क्या करेगा, आप डेला को देखिए, जिब्रेलिन डेला को पहचान देगा, GID1 जो है वो क्या करेगा, उसका यूबिक्विटिनेशन करेगा डेला का, और उसका डिग्रेडेशन कर देगा। जब डेला का डिग्रेडेशन हो गया तो अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कोई इनहिबिट नहीं कर रहा है। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कोई इनहिबिट नहीं कर रहा है तो वो एक्टिव हो जाएंगे, और जिब्रेलिन जो है उसकी जीन्स का एक्सप्रेशन हो पाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिव जीन्स मतलब अब जो भी काम होने हैं जिब्रेलिन के थ्रू वो काम हो पाएंगे। तो ये रहा सिग्नलिंग पाथवे ऑक्सिन और जिब्रेलिन का। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा, मतलब समझ आया होगा, समझाया होगा ये नहीं कह रही हूँ, ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से अपने साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड के सिग्नलिंग पाथवे के साथ। देखिए, मैं हर एक चीज़ को आपको अच्छे से करवाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना गेट तक हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे उतना करने की, ठीक है। आप अपना साथ साथ एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहिए और जितना यहाँ हो रहा है वो भी करते रहिए, लेकिन उसके साथ ही आप अनअकैडमी पे CSIR नेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये उसका डिटेल है। और अगर आप 10% ऑफ लेना चाहते हैं, देखिए पूरा का पूरा, कई बार हम पूरा ही पे कर देते हैं, पूरा नहीं पे करना है। आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं नेहा मैम का, जो कि है नेहा। आप मैम को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और भी अवेलेबल होगी। लेकिन ऐसा भी है कि आपको गुरमंत्रा पे भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, जहाँ भी आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।